दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट में। आज हम इसके अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव की बात करेंगे। इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे और फिर इसके प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट में हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पे विविधता एवं भेदभाव की। पिछले चैप्टर में हमने विविधता के बारे में जाना था, इस चैप्टर में हम भेदभाव के बारे में जानेंगे। तो पिछले पार्ट में आप विविधता के बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं। विविधता क्या होती है? एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की या भिन्नता वाली चीज़ों का एक साथ होना। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में, ग्रुप्स में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब लोग हमें किसी गेम में शामिल ना करें, जब लोग हमें अपने साथ ना खिलाएं, अपने साथ खाना ना खाने दें या अपने साथ बैठने ना दें, तो हमें बहुत ही दुख होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानें। तो इस पाठ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानता से कैसे जुड़े हुए हैं। क्या विविधता हमेशा खुश रहने का ही कारण बनती है या कभी-कभी यह हमें दुखी भी कर देती है? पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि विविधता जो है वो हमें अनेक नए अनुभव और समृद्धि प्रदान करती है, मगर यह कभी-कभी दुखी भी करती है। आइए जानें कैसे। तो जब हमें अपने से अलग दिखने वाले लोग मिलते हैं तब हमारा व्यवहार कैसा है? मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे एक ऐसा बच्चा आ गया जो बिल्कुल छोटे कद का है, 3 फीट का बच्चा आ गया आपकी क्लास में। तो क्या आपका बिहेवियर उस समय सामान्य होगा या कुछ अलग होगा? तो नॉर्मली लोगों का बिहेवियर एकदम से अलग हो जाता है। जैसे ही उन्हें कोई अपने से सामान्य से अलग कोई दिखने वाले लोग मिलते हैं तो उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसका हमने अभी एक एग्जाम्पल द्वारा समझा। पूर्वाग्रह क्या होते हैं, आइए जानें। यह लोगों के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में कुछ पूर्वाग्रह हैं जो हमने पुस्तक से ही नोट किए हैं। किसी व्यक्ति, समूह, वस्तु, विचार या विश्वास के बारे में अतार्किक व अनुचित तरीके से निर्णय लेना जो है पूर्वाग्रह कहलाता है। पहले से ही सोच लिया, किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में अतार्किक ढंग से सोचा और फिर अनुचित निर्णय भी ले लिया, इसी को हम कहेंगे पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। एक तो पहले से सोच लिया, दूसरा जो भी सोचा वो अतार्किक है और अनुचित तरीके से हमने डिसीजन भी ले लिया, तो इसी को पूर्वाग्रह कहेंगे। आइए जानते हैं ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में कुछ पूर्वाग्रह। ग्रामीण लोगों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे अंधविश्वासी होते हैं, पिछड़ी सोच वाले होते हैं, काम की तलाश में अक्सर शहर आ जाते हैं। तो ये ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रह है। अब शहरी लोगों के बारे में जाने। माना जाता है कि शहरी लोग आलसी हैं, उनके पास टाइम की कमी होती है, वो हमेशा पैसे की सोचते हैं, लोगों की नहीं। तो ये सभी क्या है, ये पूर्वाग्रह हैं। ये हकीकत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर ये लोगों के मन में धारणा बन चुकी है। पहले से ही ऐसा सोच लिया कि शहरी है तो ऐसे होंगे, ग्रामीण है तो ऐसे होंगे। ये सभी पूर्वाग्रह हैं। इसी प्रकार लड़के और लड़की में भेदभाव होता है। भाई लड़कियों के बारे में कुछ चीज़ें पहले से ही मान ली जाती हैं कि लड़की हैं तो ऐसा ही होगा। देखिए, जैसे लड़कों के बारे में कहा जाता है कि वे शरारती होते हैं, वो रोते नहीं हैं, खेलों में बहुत अच्छे होते हैं, शारीरिक रूप से ताकतवर होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, उद्यमी होते हैं। वहीं लड़कियों के बारे में मान लेते हैं कि वो सुशील होती हैं, भावुक होती हैं, खाना पकाने में एक्सपर्ट होती हैं, डांस में, चित्रकला में आगे होती हैं और उनकी बातें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं या वो सॉफ्ट स्पोकन होती हैं। तो ये सब क्या है, ये भी कुछ पूर्वाग्रह हैं जो हमने लड़के और लड़कियों के बीच मान रखे हैं। अब बात करते हैं CWSN या दिव्यांग श्रेणी के जो छात्र हैं या व्यक्ति हैं, उनको हम खास ज़रूरतों वाले बच्चे भी बोलते हैं। इनको बोला जाता है CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये लोग कौन होते हैं? ज़्यादातर ये दिव्यांग बच्चे होते हैं। अभी हमारे देश में 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हमारे देश में सूचीबद्ध हैं। कानूनन 21 तरह के दिव्यांग लोग हमारे देश में हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोकोमोटर दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग यानी कि जो दिमाग से कमज़ोर हैं, दृष्टि दिव्यांग आँखों से कमज़ोर, श्रवण दिव्यांग यानी कि सुनने में
थोड़ी समस्या, अधिगम दिव्यांग यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। तो हमारे देश में 21 तरह के दिव्यांग इस समय जो है हैं, जिनको कानूनन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दिव्यांग बच्चों के साथ भी आपने देखा होगा बहुत बार भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ता है। आपकी पुस्तक के अंदर एक जगह पे दिया हुआ है कि दिव्यांग बच्चे ये कह रहे हैं कि जैसी लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो आप खुद सोच के देखिए कि दिव्यांग बच्चे के साथ जो उसकी शारीरिक या मानसिक समस्या है, उसके साथ साथ लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उनकी समस्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल है, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। तब एक दिव्यांग बच्ची को लोग कह रहे हैं ऐसा, तो दिव्यांग बच्ची कह रही है मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। यानी बच्ची परेशान है, वो ये कह रही है कि लोग मुझे घूरते हैं कि ये दिव्यांग है, ये कैसे है, तो उसको शर्म आती है और वो छुपना चाहती है। फिर एक बच्चे के बारे में है, क्या उसका दिमाग सही है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर किसी बच्चे के साथ शारीरिक तौर पे कोई समस्या है तो ज़रूरी नहीं है मानसिक रूप से भी वो कमज़ोर होगा। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, आपने एक स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, शारीरिक रूप से दिव्यांग थे मगर दिमाग से बहुत तेज साइंटिस्ट थे, नोबल पुरस्कार भी मिला उनको। तो इस तरीके से हम बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा इन चीज़ों को समझते हैं कि दिव्यांग लोगों के साथ भी भेदभाव होता है। तो इन चित्रों में पहले जो लोग हैं उनको विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो खास शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हैं खास ज़रूरतों वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया गया था। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए, कई बार आपको लग सकता है कि जो इस तरीके के दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए। कई लोगों को लग सकता है कि नहीं, उन्हें हमारे साथ ही पढ़ना चाहिए। तो देखिए, ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ पढ़ना चाहता है। जहाँ दिव्यांग छात्र पढ़ना चाहे वहाँ उसका पूरा राइट है कि वो वहाँ पे पढ़े। जहाँ उसको लगेगा कि उसके लिए अच्छा है या उसके माता पिता को लगेगा, उसे वहीं पढ़ने का पूरा अधिकार है। ये उसका शिक्षा का अधिकार है कि वो अपने चॉइस के स्कूल में पढ़ सके। हमारा या आपका कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उसको कहाँ पढ़ना चाहिए। फिर भी जो हमारे स्कूल हैं, आपने देखा होगा उन स्कूल्स में भी दिव्यांग छात्र हमारे साथ मिलकर पढ़ते हैं। वो बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बस उन्हें अवसर देने की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति यदि दिव्यांग है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे तरीके से बेकार है। यदि किसी के पैरों में समस्या है तो लोग हाथों से बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं और भी अनगिनत काम कर सकते हैं जो आपने हमने कभी सोचा भी ना हो। ऐसे ऐसे काम वो कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि दिव्यांग जनों ने अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है और कई बार तो उन्होंने एक लीडर के तौर पे भी आगे बढ़ के दिखाया है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो पूर्वाग्रह क्या होते हैं? पहले से सोच लेना कि अमुक व्यक्ति या वस्तु ऐसी है। अगर हम पहले से ही किसी चीज़ के बारे में सोच लें तो उसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण, कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन एक दिखा रहे हैं कि मुसलमानों को गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। मुसलमानों में जो गरीबी है वह एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए, वहां मुसलमान समुदाय के लोगों ने भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर
केरल के स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों को या उनके बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हों, जनजातीय हों या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों से की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। तो हम अगर पहले से सोच लें कि मुसलमान हैं तो लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते होंगे, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में बताया गया है कि केरल का जो सर्वे है उसमें ऐसे पता चला है कि अगर बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएं तो मुसलमान भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजते हैं। वहीं अगर बेसिक फैसिलिटी ना पहुंचाई जाए तो जो भी गरीब लोग हैं, जो जनजातीय अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे भी स्कूल पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं है। इन चीज़ों का मतलब है सीधा सीधा गरीबी से। तो असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। जब लोग अपने से अलग प्रथाओं और रिवाजों को अपने से निम्न कोटि का मानने लगते हैं, अपने रिवाजों को अच्छा मानते हैं, दूसरों के रिवाजों को गलत मान लेते हैं या नीचा मान लेते हैं, तब भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। इसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय एवं धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। तो दोहरा भेदभाव क्या हो गया? एक तो उनको संस्कृति को जो है मूल्यवान नहीं माना जाता, उनको ऐसा माना जाता है कि उनका जो रीति रिवाज हैं वो निम्न कोटि के हैं, छोटी श्रेणी के हैं। इसके साथ साथ अगर वे गरीब भी हैं तो यह दोहरा भेदभाव उनके साथ हो जाता है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती और बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र समझ लिया जाता है। जो लोग कूड़ा उठा रहे हैं, लोग उनको सोच लेते हैं कि ये गंदे हैं। जो लोग बाल काटने का काम कर रहे हैं उनको नीचा समझ लिया जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों को, समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति से ऊपर या नीचे है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि कोई एक जाति दूसरी जाति से या तो ऊपर है या नीचे है, बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। तो दलित शब्द से आइए परिचय करते हैं। दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद किया जाता है। दलित शब्द का मतलब है जिन्हें दबाया या कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को सदियों तक दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। जो दलित वर्ग हैं वो कहते हैं कि हमें सैकड़ों सालों तक दबा के रखा गया है और सरकार ने इन वर्गों को अनुसूचित जाति के तौर पे संविधान के अंदर दर्ज किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। देखिए, इस चीज़ को सबसे अच्छा अगर आपको समझना है तो आप खुद को इस चीज़ के सेंटर में रख के देखिए कि आप किसी क्लास में गए
वहाँ पे बच्चों ने और टीचर ने आपको अलग बैठा दिया। आपको क्लास में जहाँ पे और बच्चे बैठे थे वहाँ ना बैठा के अलग कहीं बिठा दिया गया। तो यह एक प्रकार का भेदभाव है। आप खुद सोच के देखिए, आपको कितना दुख और शर्म हो आएगी, आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। इसी से पता चल जाता है कि भेदभाव हुआ है। वह रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है। तो इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि यदि हम पहले से किसी चीज़ के बारे में सोच लें तो वो रूढ़िबद्ध धारणा है, और अगर हम उस सोच के साथ साथ उसको व्यवहार में भी कर दें, यानी जो हमने सोचा उसको हमने प्रैक्टिकली कर भी दिया, तो जो कर दिया, जो कार्य कर दिया है रूढ़िबद्ध धारणा के साथ, उसी को हम जो है भेदभाव कहते हैं। आगे देखें, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, कल्पना कीजिए। तो जैसे हमने अभी बात की, हम खुद को अगर किसी ऐसे व्यक्ति के तौर पे सोच कर देखें जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो व्यक्ति दुखी होगा। ऐसा व्यक्ति दुखी तो हो ही जाएगा, अपने आप को वो असहाय महसूस करेगा। असहाय यानी कि जिसकी कोई सहायता नहीं कर रहा, ऐसा व्यक्ति वो खुद को मान लेगा। तो ऐसा हम मानते हैं कि जिसके साथ भी भेदभाव होता है वो दुखी तो होता ही है, असहाय भी महसूस करता है। आगे देखें, यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह सीखने या समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव का शिकार हुए हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। तो रास्ते में ही उनका जो अनुभव है, आइए उसे। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक भी पल सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। ये किस बारे में कह रहे हैं? स्टेशन मास्टर के बारे में। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छुप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उनका उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वाहनों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया।
इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो कि दूसरे समुदायों को मिलता है। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि गाड़ी वालों ने ये जान लिया था कि जो बच्चे थे वो कौन थे? वो एक अछूत समुदाय से थे या दलित वर्ग से थे, जिसे हम आजकल दलित वर्ग कहते हैं। और संविधान ने इन दलित वर्ग को किस में रखा है? अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जाति में इनको रखा है संविधान में। हम इनको शॉर्टकट में शेड्यूल्ड कास्ट भी कहते हैं। चलिए, स्टेशन पर खड़े लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। देखिए, वो जाना चाहते थे, गाड़ी को किराए पे लेना चाहते थे, पर किसी भी गाड़ी वाले ने उनको इसलिए बिठाने से मना कर दिया क्योंकि वो उन्हें मान रहा था कि ये अछूत हैं। अछूत को उस समय लोग बिल्कुल गंदा भी मानते थे, तो वो दुगना दाम देने को तैयार थे, तब भी उनको गाड़ी नहीं मिली। इस तरह भेदभाव हुआ। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आप खुद सोच के देखिए कि अंबेडकर एक तो दुखी हुए होंगे, उन्हें बहुत दुख हुआ होगा कि ये लोग अचानक से कैसे अपना पूरा चेहरा मोहरा ही बदल लिया। अचानक से हेल्प करने आए थे और एकदम से चले गए। इसके साथ साथ उन्हें गुस्सा भी आया होगा कि जब हम पैसे दे रहे हैं तो तब भी हमें कोई ले जाने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से हम कल्पना कर सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा होगा। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? अगर आपके साथ कभी कोई लोगों का गंदा बिहेवियर हुआ है तो आप उस अनुभव के बारे में लिख सकते हैं। आपको कैसा अनुभव हुआ था, आप ये भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलित औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था, उसके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो देखिए, आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ औरतें और जनजातीय लोग और किसान अपनी एक अलग लड़ाई भी साथ साथ लड़ रहे थे। जो उनके साथ भेदभाव उस समय हो रहा था, गैर बराबरी का जो अनुभव उनका था, उसके खिलाफ भी वो लड़ाई लड़ रहे थे। भारत की आज़ादी और भेदभाव। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और उसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां भी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। समानता के अधिकार के लिए गवर्नमेंट को विशेष कदम उठाने के लिए भी संविधान ने विशेष जिम्मेदारी दी है। दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? तो देखिए, एक तो इसका उदाहरण हो गया हमारा दिव्यांगजन। दिव्यांगजन को भी कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर लोग। जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके साथ भी भेदभाव होता है। उनको जल्दी से लोग काम नहीं देते स्कूल में पढ़ने के लिए। अभी कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिए, कोई रोजगार के साधन नहीं है। तो ये दो उदाहरण हैं। इसके अलावा आप और भी उदाहरण जोड़ सकते हैं। कभी कभी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विविधता, समानता और संविधान लेखकों के विचार। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।
यानी संविधान निर्माताओं ने ऐसा माना कि अगर हम विविधता की इज्जत करते हैं तो हम समानता को सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी ही चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने ऐसा माना। कोई भाषा या त्योहार किसी के लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। आइए देखें, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर इस पाठ में इसी बात को उठाया गया है कि असमानता आज भी मौजूद है। तो असमानता आज भी मौजूद है, आप कई बार इसे महसूस भी करते हैं। असमानता वह है मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा है। सच्चाई बने इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे हम भारत की संविधान की उद्देशिका को देख रहे हैं। इसमें आप जो है समानता के बारे में पढ़ सकते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो यहाँ पे समानता का जिक्र है भारत की संविधान की उद्देशिका में। आइए आगे अब अभ्यास प्रश्नों पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। तो दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे, उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके क्या कहा, अपनी बेटी से उसी समय जो स्कूल से लौटी थी उससे बात की डॉक्टर ने। ठीक है। जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर, इसको देखें, ये आएगा पहियों वाली, पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। तो इसको मैच करेंगे चौथे के साथ। तीसरा है संसार के सबसे तेज धावकों में से एक। तो जो संसार के सबसे तेज धावक हैं उनमें से एक जो है दमा का पुराना मरीज है, तो इसको इससे जोड़ेंगे। फिर जो चौथा है उसको आइए जोड़ें, वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। तो इस तरह हम इनको जोड़ रहे हैं। आइए आगे देखें। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यह आपका अभ्यास प्रश्न है, इसमें हमने 5 एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए हैं। लड़की खुद को परिवार पर बोझ मानने लगती है, वह परेशान रहती है। लड़कियों को उचित प्यार व स्नेह नहीं मिल पाता। फिर लड़की के खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। लड़कियों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अगर लड़कियों को माँ बाप बोझ मान लें तो उनके साथ ये समस्याएं जो है, सारी की सारी ये समस्याएं हम जोड़ सकते हैं। आगे, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है। तो देखिए, भारतीय संविधान में समानता को मौलिक अधिकार में रखा गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है। सभी नागरिक समान है व छुआछूत पर रोक लगाई है संविधान ने। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति के लिए पूरे तरीके से आज़ादी मिली है। आइए अगला प्रश्न देखें। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई स्थितियों में वे क्या करेंगे। देखिए, एक स्थिति है, गरीब होने के कारण आपके सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है। तो आप 2 ग्रुप बनाएंगे क्लास में और चर्चा करेंगे कि तब आप क्या करेंगे। आपका ही दोस्त है, वो आपके ही सहपाठी को चिढ़ा रहा है क्योंकि आपका सहपाठी गरीब है। तो आप क्या करेंगे, दोस्त को डांटेंगे कि सहपाठी को डांटेंगे या कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे ये आपको बताना है। चलिए आगे। आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से आपके परिवार का एक सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह ग्रस्त टिप्पणी करता है। आप टीवी देख रहे हैं फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर ही कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है जो किसी खास धर्म के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित है।
तब आप क्या करेंगे। अगला देखेंगे, आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से मना कर देते हैं क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि लड़की जो है वो गंदी है। यदि आप ऐसा देखते हैं तो आप क्या करेंगे। फिर आगे देखेंगे, किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है, यानी किसी की जाति या धर्म पर आधारित कोई चुटकुला है, तब आप क्या करेंगे। फिर है, लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। यदि लड़के इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे। ये सब आपको ग्रुप डिस्कशन में करना है। विविधता एवं भेदभाव, इस चैप्टर को हमने अभी समझा, विविधता को समझा और भेदभाव को समझा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।